हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए सभी लोग। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे बेसिकली एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया का मैक्सिमम पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। एशिया में कौन कौन से पर्वत हैं, विच आर द माउंटेन्स ऑफ एशिया, कौन कौन सी एशिया में आपके लेक्स हैं, कौन कौन से एशिया में आपके मैदान हैं, ये सारे सेक्शन को हम ख़त्म कर चुके थे। ठीक है। जब हमने मैदानों को देखा था उस समय मैंने बहुत सारी नदियों के नाम लिए थे, क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। लेकिन हमने एग्जैक्टली रिवर्स को नहीं पढ़ा था, रिवर को डिटेल्स में नहीं पढ़ा था। तो हमें एशिया की मेन मेन रिवर्स करनी है आज, और इसके अलावा बहुत सारे पार्ट पेंडिंग हैं। जैसे हम बात करें, अगर हम लोग, आपने बहुत सारे वो सीज़ के नाम सुने थे एशिया में। एशिया के बहुत सारे सीज़ के नाम सुने थे, कि जैसे कैस्पियन सी है या अरल सी है। तो इनके चारों ओर कौन कौन से देश हैं? द कंट्रीज ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ दी सी, रेड सी के चारों ओर। तो आज दो तीन एंट्रीज इस तरह की हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट है, और आज मेरे हिसाब से एशिया कॉन्टिनेंट को हम ओवर कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा एशिया आज। और इसके बाद हम चलेंगे एशिया का भाई यूरोप, कि चिप साथ में अटैच है, जिसको हम कहते हैं यूरेशिया। तो आज हो सकता है हम यूरेशिया को स्टार्ट करें, और अदरवाइज इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूरोप को। तो आज एशिया का जो पोर्शन है उसको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं मेरी पिछली क्लासेस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एशियन रिवर। यस, हाँ, काफ़ी बड़ा सेक्शन हम कर चुके हैं। एशिया में 3-4 क्लासेस हुई हैं, ज़्यादा क्लासेस हुई हैं आपकी। तो बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट रिवर्स को देखेंगे, जो एशियन इम्पॉर्टेंट रिवर है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी की। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, दैट इज यांगटीज। इस नदी का नाम है यांगटीज। क्लियर? इसे कहते हैं यांगटीज या यांगटीज। यांगटीज, याद रखिएगा, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ठीक है। दुनिया में इसका रैंक भले थर्ड आता है, लेकिन एशिया में इसका रैंक 1 है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। लेकिन किसी एक देश में बहने वाली, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, किसी एक कंट्री में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। किसी एक देश में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है। जैसे अगर बात करें आप अमेज़न की, तो ब्राज़ील के अलावा और भी अन्य देशों को फॉलो करती है वो उद्गम। लेकिन यांगटीज चाइना में निकली, ओरिजिन प्लेस चाइना, ओरिजिन ही इसका, और वहीं पर चाइना में ही ये समुद्र में गिर जाती है। चलिए, तो लगभग ये नदी 6000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। इट्स अराउंड 6000 किलोमीटर लॉन्ग। 6000 से ज़्यादा है, 6300 कहते हैं, 6300 लगभग। ठीक है। और ये जहाँ पर ये नदी गिरती है, जिस एरिया में ये नदी गिरती है, दैट एरिया, यस, यांगटीज। ठीक है। जहाँ पर ये गिरती है, सामने एक एंट्रीज दिखाई दे रही है, दैट इज येलो सी। येलो सी। चलिए, या इसे हम कहते हैं ईस्ट चाइना सी। इसकी इसी मेन सी का जो नाम है, दैट इज ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। साउथ चाइना सी आपने खूब नाम सुना होगा, उसके बारे में देखेंगे आज। इसे कहते हैं ईस्ट चाइना सी। अब देखिए, ये नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। देयर इज अ डैम ऑन दिस रिवर। इस नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बना हुआ, बिजली बनाने के लिए एक डैम बनाया गया है। तो ये बांध जो है, इसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम। ठीक है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा
विद्युत उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट है। दुनिया में सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट है। थ्री गॉर्जेस डैम नाम नोट कर लीजिएगा, यांगटीज नदी पर, एशिया की सबसे लंबी नदी पर देयर इज ए थ्री गॉर्जेस डैम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। लेकिन इस नदी के साथ प्रॉब्लम क्या है, इस नदी में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। दिस रिवर डोंट हैव दिस मच ऑफ वाटर। इस नदी में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, तो रिजल्ट क्या निकलता है, ये अपनी कैपेसिटी से कम बिजली पैदा कर रहा है। दिस डैम इज जनरेटिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, यांगटीज नदी के ऊपर मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर दैट इज थ्री गॉर्जेस डैम। ये नाम नोट कर लेना, थ्री गॉर्जेस डैम। इंग्लिश में लिखना आसान है, थ्री गॉर्जेस डैम। एक तो स्ट्रक्चर यहां पर ये है। दूसरा, इसी नदी के इलाके में एक इंपॉर्टेंट फीचर और देखने को मिलता है जो पूछा जा सकता है, दैट इज सिचुआन बेसिन। सिचुआन बेसिन, यहां पर एक इलाका है, यांगटीज नदी के एरिया में, इसे हम कहते हैं सिचुआन बेसिन। मैं नाम यहां लिख देता हूं इसका, सिचुआन बेसिन। क्लियर? सिचुआन, तो ये क्या है, यांगटीज नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। बेसिकली तिब्बत प्लेटू की पर्वत श्रृंखला से निकलती है ये। तो यहाँ से नदी जब निकलती है, तो जहाँ पर नदी एक मैदानी भाग में एंटर करती है, यांगटीज और इसकी सहायक नदियाँ इस मैदानी भाग में एंटर करती हैं। ये बहुत ही लो लैंड है, निचला पार्ट है, काफ़ी निचला पार्ट है, लेकिन ये उपजाऊ मैदान है। तो ये यांगटीज और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया एक मैदान है, लेकिन ये चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। सिचुआन बेसिन जो है वो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। क्लियर? जब चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है तो एक तरह से डेजर्ट कंडीशन, मरुस्थल की कंडीशन बननी चाहिए यहाँ पर। लेकिन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है इसके चारों ओर, ये पर्वतों से घिरा हुआ है। लेकिन यांगटीज नदी जब यहाँ से फ्लो कर जाती है, यांगटीज नदी जब यहाँ से बहती है, फ्लो करती है, इसकी सहायक नदियाँ, तो इसके कारण ये मैदान उपजाऊ हो जाता है। ये मैदान सिचुआन बेसिन उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये उपजाऊ मैदान है और बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो सिचुआन बेसिन में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा गया है। सिचुआन बेसिन में जनसंख्या का वास भी ज़्यादा है और यहाँ पर आज की वर्तमान चाइना की इंडस्ट्री का भी ये हब है एक तरह का। ठीक है, चाइना की इंडस्ट्री का भी हब बना हुआ है। ठीक है, सिचुआन बेसिन चाइना इंडस्ट्री हब। तो ये सिचुआन बेसिन आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के एरिया में पड़ता है। याद रखेंगे इट इज यांगटीज रिवर, और यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है वो है चावल। सिचुआन बेसिन की प्रमुख फसल जो कल्टीवेशन की जाती है यहाँ पर, प्रमुख फसल जिसका उत्पादन होता है वो है चावल। ठीक है, तो काफ़ी तरह की इंडस्ट्री है यहाँ पर। पेट्रोलियम भी पाया जाता है इस एरिया में। चलिए, तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर यांगटीज। इसके बारे में आपने इतना ही सुना होगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है और ईस्ट चाइना सी में गिरती है। लेकिन इसके पार्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। ठीक है, तो सिचुआन बेसिन को याद रखिएगा, चाइना का इंडस्ट्रियल हब है ये आज की डेट में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है और आपको शायद पता होगा चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ की सरकारों के द्वारा प्रमोटेड या सरकारों के द्वारा चलाई जाती है। इसको लेकर चाइनीज़ कंपनी पर दुनिया भर में बैन भी लगते रहते हैं। जैसे चाइनीज़ एक कंपनी है हुआवे, उसको बैन कर दिया गया अमेरिका द्वारा। तो बहुत बड़ी मोबाइल मेकिंग कंपनी थी वो, लेकिन अब उस कंपनी पे एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने उस पर बैन कर दिया था। चाइना की बहुत सारी कंपनीज को बैन किया गया अमेरिका द्वारा, क्योंकि सारी के सारी स्टेट ओन्ड कंपनियां होती हैं।
इनको फंडिंग की जाती है देश की सरकार द्वारा। तो ये सिचुआन प्रांत, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुआन बेसिन। याद रखेंगे एशिया की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी मोस्टली तिब्बत से निकलती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर, क्लियर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसका भी ओरिजिन कहाँ से है, यहाँ से, क्लियर। इसके अलावा हमने अभी पढ़ी यांगटीज रिवर, यांगटीज नदी, ये नदियाँ तो निकलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत नदियाँ हैं। तो तिब्बत का पठार बहुत सारी नदियों का सोर्स है, तिब्बत का पठार बहुत सारी नदियों का सोर्स है। तो आज ये नदियाँ हम देखेंगे। तो पहली नदी हमने देखी यांगटीज, एशिया की सबसे लंबी नदी, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। चलिए अब दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। आप इस एंट्रीज को नोट करते जाए। यहाँ पर एक नदी है, दैट इज हुआंग हो। ये नदी जो है दैट इज हुआंग हो। जस्ट राइट मी, इसका नाम है हवांग हो। यस, दिस रिवर नेम हवांग हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो हवांग हो नदी को ही येलो रिवर भी कहते हैं, इसी नदी को येलो रिवर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज येलो रिवर। येलो रिवर। चलिए याद रखना इसके बारे में, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। पहली नंबर पे यांगटीज आती है, तो ये दूसरे नंबर की लंबी नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ठीक। और जहाँ पर ये नदी समुद्र में गिरती है, जिस एरिया में ये नदी समुद्र में गिरती है उस सी का नाम याद रखेंगे, क्योंकि नदियों किस समुद्र में गिरती है पूछा जाता है। यहाँ पर जो नदी गिर रही है, ये इलाका जो है, इसे आप येलो सी का पार्ट है, ये याद रखना, ये येलो सी का पार्ट है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि ये येलो सी में गिरती है, यस, लेकिन येलो सी का पार्ट है एक यहाँ पर भाग, येलो सी का भाग जहाँ ये नदी गिरती है, तो उस जगह का नाम है बोहाई सी। ये जो सी है छोटा सा, इसका नाम है बोहाई सी, बोहाई सी। तो हुआंग हो रिवर फ्लो करती है बोहाई सी में जाकर, इसका मुहाना है, क्लियर। और याद रखना जो ये नदी है इसको येलो सी या येलो रिवर भी कहते हैं। ये बोहाई सी में गिरती है या येलो सी में गिरती है, जैसा भी आप चाहें, लेकिन बोहाई सी इज़ द मेन लोकेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है कि ये नदी जो है ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लेकर जाती है, ये नदी अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लेकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस एरिया में लोअस प्रकार की मिट्टी मिलती है, लोअस मिट्टी। यहाँ पर लोअस का पठार है, इसके इलाके में लोअस का पठार, तो वहाँ से मिट्टी का बहाव होता है इस नदी के साथ, और वो मिट्टी इस नदी के बेड में, बेड मतलब ये नदी है, मान लो यहाँ पर मैं एक नदी बना देता हूँ, इंडिया के यहाँ पार्ट में देख लीजिए, अरेबियन सागर में बना रहा हूँ। ये मान लीजिए एक रिवर है, हालांकि सागर में नदी नहीं हो सकती, बट हमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो नदी जहाँ जिस एरिया में बह रही होती, जो नदी का इलाका है, मतलब ये नदी का पानी इतने एरिया में बह रहा है, इसे हम कह सकते हैं रिवर बेड। इसे क्या कहते हैं हम, रिवर बेड। तो नदी जितने बड़े एरिया में बह रही है, जो नदी का आप कह सकते हैं चैनल है या नदी की जो पाइपलाइन है, इस इलाके में ही ये मिट्टी बिछती रहती है। ये नदी अपने साथ मिट्टी लेकर चलती है और ये नदी इस इलाके में मिट्टी को बिछाती रहती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है, इस लोअस मिट्टी के बिछने से, इस लोअस प्रकार की मिट्टी के बिछने से इस नदी में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आती हैं। चाइना में ये बाढ़ लाने वाली नदी है लोअस मिट्टी के कारण, ठीक है। तो लोअस वहाँ का एक पठार भी है, लोअस पठार के इलाकों से ये नदी आती है और यहाँ पर बाढ़ लेकर आती है। और जो बाढ़ आती है बेसिकली,
जो ये बाढ़ आती है ये बेसिकली जिस एरिया में आती है उसे हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं हम नॉर्थ चाइना प्लेन। ये एंट्री मैंने आपको करवाई थी पहले। इट इज़ नोन एज नॉर्थ चाइना प्लेन्स। तो नॉर्थ चाइना के मैदान में ये मिट्टी को बिछा देती है, ठीक है। हवांगहो रिवर अपने साथ जो मिट्टी लेकर चलती है उस मिट्टी को यहाँ अपने रिवर बेड में बिछाती जाएगी और इस इलाके में बाढ़ लेकर आएगी। तो नॉर्थ चाइना प्लेन्स के इलाके में क्या आती है? बाढ़ आती है। ओके, चलिए, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट रिवर। लेकिन ये नदी जहाँ पर ये कर्व बना रही है, देखिए नदी कर्व बना रही है, मोड़। नदी की ये एंट्री देखिए, यहाँ पर नदी एक मोड़ बनाती है इस तरह से। ये आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कर्व, क्लियर। ये जो कर्व है, ये जो मोड़ है, इसे कहते हैं ओडस पठार। यहाँ पर एक पठार है, प्लेटू है, इसका नाम है ओडस पठार। ओडस पठार, ओडस प्लेटू, या इसे ओडस डेजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओडस डेजर्ट। तो ओडस पठार या ओडस डेजर्ट, ये इसके कारण ये नदी एक कर्व बनाती है, मोड़ बनाती है, ठीक। ये कर्व जो है बहुत बड़ा कर्व है, ये बहुत बड़ा मोड़ है, ये नदी के द्वारा बनाया गया ड्यू टू ओडस पठार। तो आप लिख सकते हैं ओडस पठार के कारण, ओडस पठार के कारण हवांगहो या येलो रिवर, हवांगहो या येलो नदी एक मोड़ बनाती है, क्लियर। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या तो ओडस पठार पूछेगा कि ओडस प्लेटू कहाँ पर है, या ये पूछेगा कि हवांगहो नदी एक मोड़ क्यों बनाती है, ये कर्व क्यों बनाया जाता है ड्यू टू ओडस पठार या ओडस डेजर्ट। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि चाइना में मरुस्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना बड़ा देश ज़रूर है, लेकिन इसकी ज़मीन अगर आप देखेंगे, इसकी भूमि को अगर हम देखेंगे चाइना की, तो इसका बहुत बड़ा पार्ट तो आपका मरुस्थलों और पर्वतों से चला गया है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, जैसे हम इंडिया ने मान ही लिया है, भारत ने मान ही लिया है कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो चाइना के इलाके में, इस एरिया में तिब्बत का प्लेटू और यहाँ पर कुनलुन अल्पुलशान माउंटेन, तो काफ़ी बड़ा इलाका तो ये माउंटेन्स में चला गया। इसके अलावा चाइना में और भी बहुत सारे माउंटेन हैं, लेकिन इसके अलावा डेजर्ट भी है, जैसे तारीन बेसिन डेजर्ट हमने किया था, टकलामाकन, क्लियर। गोबी डेजर्ट चाइना में विस्तारित है। चाइना के पास जो पूर्वी तट है, चाइना का ये पूर्वी तट है, यहाँ पर मैदानी भाग पाया जाता है, ठीक है। ये भी पठारी पर्वतीय भाग है, इसमें छोटी छोटी घाटियाँ हैं जहाँ पर खेती की जाती है, सिचुआन बताया मैंने आपको। चाइना के मैक्सिमम पार्ट में डेजर्ट या पर्वत श्रृंखलाएँ ही दिखाई देती हैं। तो बहुत मुश्किल से अगर देखा जाए, ये माना जाता है कि अराउंड, एक तो ये समुद्र के किनारे पर ये वाला सेक्शन, 34% एरिया, लगभग 34% एरिया जो चीन का है वो कल्टीवेबल है, मतलब यहाँ पर खेती की जा सकती है, ठीक है। बेसिकली ये मैदानी भाग है चाइना का। और एक मैदान यहाँ पर हम देख चुके हैं पहले, इस मैदान का नाम था मंचूरिया का मैदान। ये चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है, इसे मंचूरिया का मैदान कहते हैं या नॉर्थ ईस्ट चाइनीज़ प्लेन कहते हैं, चाइना का नॉर्थ ईस्ट मैदान। और दूसरा पार्ट यहाँ पर यांगटीज और हवांगहो नदियों द्वारा बनाया गया, या येलो या हवांगहो नदियों द्वारा बनाया गया ये मैदानी भाग। यहाँ दो इम्पोर्टेंट नदियाँ हमने करी थी, दैट इज़ यांगटीज एंड हवांगहो। यह आपकी हवांगहो है, या हवांग ही कह लीजिए, दूसरी यांगटीज नदी है। ये वाला जो मैदान है इसको कहते हैं नॉर्थ चाइना प्लेन, नॉर्थ चाइना या ग्रेट चाइना प्लेन। तो बहुत कम मैदानी भाग है चाइना का, कल्टीवेबल लैंड बहुत कम है चाइना के पास। इससे ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड तो इंडिया के पास है,
परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन इंडिया का मैदान उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा चाइनीज़ मैदान है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना ही है। चलिए, तो ये चाइनीज़ रिवर दो कर ली हमने, एक कौन सी, यांगटीज, और दूसरी हमने की हुआंगहो। चाइना की दो लंबी नदियां हैं ये चाइना की दो लंबी नदियां हैं। जो पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन कराए हैं प्लीज़ उनको ध्यान रखिएगा, उनके नोट्स बनाइए अच्छे से बैठकर। आगे बढ़ते हैं इसमें हम नेक्स्ट रिवर की ओर, और इस नदी का नाम है साल्विन। लेट मी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट नदी और है, इसका नाम है साल्विन। हियर इट इज, मैप जितना बड़ा हो सकता था कर दिया। यहाँ पर तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है, दिस रिवर नेम साल्विन, और ये नदी जाकर गिरती है अंडमान सागर में। ये आपका अंडमान सागर है, अंडमान सी में नदी गिरती है, इसका नाम है साल्विन। साल्विन, क्लियर? तो नदी कहाँ से निकल रही है, ये क्वेश्चन आता है, कौन कौन से देशों में नदी फ्लो करती है। साल्विन नदी का ओरिजिन तिब्बत या चाइना से होता है। तो एक कंट्री तो इसमें आ गया चाइना, एक कंट्री तो आ गया चाइना। दूसरा, ये नदी जो है बेसिकली भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बहती है, म्यांमार में बहती है। ठीक, ये कंट्री जो बना है दैट इज म्यांमार या बर्मा। तो ये नदी कहाँ बहती है, बर्मा में बहती है। लेकिन ये नदी बर्मा और थाईलैंड की सीमा भी बनाती है, अराउंड 150-200 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है बर्मा और थाईलैंड की। हम कह सकते हैं थाईलैंड में भी फ्लो करती है, इसका कुछ पार्ट थाईलैंड में भी होगा। तो याद रखिए, चाइना से इसका ओरिजिन होता है और बर्मा के पूर्वी भाग में ये बहती है। दिखाई दे रहा है बर्मा कंट्री, म्यांमार, और इसके पूर्वी भाग में ये बहती है। क्लियर? ये बर्मा के पूर्वी भाग में बहती है, बर्मा और थाईलैंड की सीमा बनाती है। तो नाम नोट कर लीजिएगा, थाईलैंड म्यांमार सीमा का निर्माण करती है ये नदी। क्लियर? म्यांमार अभी न्यूज़ में है, तो इट कैन बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है। दैट रिवर नेम इज साल्विन, दैट रिवर नेम इज साल्विन। अब देखिए ये नदी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है साल्विन। ये नदी आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता, जैव विविधता रखने वाले क्षेत्रों में शामिल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता रखने वाले एरिया में शामिल है। ठीक है, देखिए क्या है बेसिकली जैव विविधता के सेंस में अगर देखा जाए तो ये जो नदी है, ये माना जाता है कि दुनिया का लगभग 25%, दुनिया के 25% वो जीव जो जमीन पर रहते हैं उनकी प्रजातियों को अपने में समाये हुए हैं। ठीक है, दुनिया के 25% टेरिस्ट्रियल, जो टेरिस्ट्रियल एनिमल स्पीशीज होती है वो यहाँ पर मिलती है। भूमि पर रहने वाली 25% जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनका 25% ये अकेला ये नदी के एरिया में है। ठीक, तो इट इज़ ए वेरी डाइवर्स रिवर फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा जैव विविधता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, भूमि पर रहने वाले जीवों का 25% विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ मिलती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब देखिए साल्विन नदी सबसे कम कहाँ बहती है, सबसे कम एरिया किस कंट्री में है, थाईलैंड में।
सबसे कम एरिया किस कंट्री में है? थाईलैंड में। किसकी तो बाउंड्री टच करती है सिर्फ, क्लियर। लेकिन बात करें बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका मैक्सिमम पार्ट चाइना में है, इसका अधिकतर भाग चाइना में है। चाइना में लगभग 50% से ज़्यादा इस नदी का वाटर फ्लो है। 50% चाइना में, 7-8% थाईलैंड में, बाकी रिमेनिंग परसेंटेज म्यांमार में। 40 के करीब मान लीजिए, 40-42%, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम पार्ट साल्विन नदी का कहाँ पर है? इट इज़ इन चाइना। साल्विन रिवर चाइना में काफ़ी बड़ी एरिया में बहती है, लेकिन पर्वतीय भाग में बहती है, पर्वतीय भाग में ये नदी बहती है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट रिवर करते हैं, ये अंडमान सी था, बाकी एंट्रीज को मिटाना होगा, जस्ट वेट। तो म्यांमार के पूर्वी भाग में ये नदी बहती है। चलिए एक और नदी है यहीं पर ही, एक और नदी, इस नदी का नाम है इरावती। दूसरी नदी है म्यांमार में बहने वाली, चाइना से ओरिजिन होने वाली, चाइना से उत्पन्न होने वाली एक इम्पॉर्टेंट नदी जो म्यांमार में आके फ्लो करती है, ठीक। कहा जाता है कि म्यांमार के पूर्वी भाग में है ये, म्यांमार के पश्चिमी भाग, सॉरी पूर्वी भाग में तो आपकी साल्विन आ गई, और म्यांमार का जो पश्चिमी भाग है या मध्यवर्ती भाग है, इसमें नदी फ्लो करती है। इस नदी का नाम है इरावती। इरावती, इरावती रिवर। क्लियर। ये मेन रिवर हमारी छूट रही थी, बाकी रिवर्स हम कर चुके हैं। बाकी रिवर चाइना की और इसकी एशिया की हम कर चुके हैं। जैसे हमने नाम किया था आमूर रिवर, एशिया में 2 देश चाइना और रशिया की बाउंड्री बनाती है आमूर नदी। इसके बाद मैंने बताया था आपको साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का मैदान। तो साइबेरिया के मैदान में यहाँ पर यूराल पर्वत से प्रारंभ अगर करें, यूराल पर्वत है एशिया यूरोप की सीमा पर, तो सबसे पहली नदी जो आती है उसका नाम है ओब। ओब, क्लियर, ओब रिवर। इसके अलावा ओब के अलावा, दिस इज द ओब रिवर, माय फॉल्ट, दिस इज द ओब रिवर, ओब की सहायक नदी थी वो, ये ओब रिवर है। ओब के अलावा हमने की थी येनसी, दिस इज येनसी। और तीसरी रिवर है साइबेरिया के मैदान और या पठार पर, दैट इज लीना। लीना, तो ये नदियां हम कर चुके हैं, ओब, येनसी, लीना। क्लियर। तो एशिया की मैक्सिमम रिवर हम कर चुके हैं, जैसे आमू दरिया, सिर दरिया, ये मैंने बताई थी, अरल सागर में नदियां गिरती हैं। आमू दरिया, सिर दरिया, जब मैंने आपको डेजर्ट बताए थे, मरुस्थल बताए थे जब मैंने आपको, तो मेन एशियन रिवर हम कर चुके हैं। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट, 2-3 बड़ी बड़ी नदियां पेंडिंग थी। चलिए, तब एशिया कॉन्टिनेंट हमारा मोर ओवर इसके फिजिकल फीचर ख़त्म हो चुके हैं। तो आते हैं कुछ और सेक्शन पर, कुछ और पॉइंट्स पर आते हैं हम लोग। जैसे मेन यहाँ पर छोटे छोटे जो सागर हैं, छोटे छोटे जो सीज हैं, और उनके किनारे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, वो हमें देखना है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। जस्ट होल्ड ऑन। ये आपका एशिया का मैप है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि इम्पोर्टेंट सीज कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज़ रेड सी, लाल सागर। अब इस एंट्री को आप अच्छे से जानते हैं, देयर इज़ नो डिस्प्यूट, ये पता होगा लाल सागर कहाँ पर है। जस्ट वेट, थोड़ा छोटा करने दीजिए।
सामने आपके एक छोटा सा मैप, ये आपका लाल सागर है, सेंटर इज नोन एज द रेड सी। तो हमें देखना है कि रेड सी के किनारे, लाल सागर के किनारे कौन कौन से देश आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए लाल सागर। ये कहाँ पर है? ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। थोड़ा उल्टा लिखा गया, इसके पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में एशिया है। कुछ अफ्रीकन देश होंगे, कुछ एशियन कंट्री होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंट्री हैं जो लाल सागर की बाउंड्री पर है, द नेशन ऑन द रेड सी बाउंड्री। ये आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका का पार्ट, जो मैंने पार्ट अभी लाइन बनाई है, दैट इज़ अफ्रीकन पार्ट। तो यहाँ पर अफ्रीका में आपको दिखाई दे रहे हैं अफ्रीका के देश। पहले कर लीजिए कि कौन कौन से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो लाल सागर की सीमा बनाते हैं। तो इनमें इम्पॉर्टेंट कंट्री का नाम है मिस्र, इजिप्ट। पहला देश मिस्र या इजिप्ट। लाल सागर की सीमा पर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, अफ्रीका के देश लिख लीजिए, कॉपी में अपनी अलग से हेडिंग डालिए, अफ्रीका के देश लाल सागर पर। तो पहला कंट्री उसमें आ जाएगा मिस्र या इजिप्ट। दूसरा सूडान, दूसरा देश सूडान। तो अफ्रीका साइड पर देखें अगर, तो पहला कंट्री मिस्र बताया मैंने, दूसरा है सूडान। ओके, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं फटाफट। मैप में दिखाई दे रहा है, ये मैप इसीलिए लेकर आया हूं मैं कि ताकि आप इसको देखकर खुद भी बना सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। तीसरा कंट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पर, छोटा सा देश, इसका नाम है इरिट्रिया। इसका नाम है इरिट्रिया, इरिट्रिया। तो इरिट्रिया कंट्री के कारण इथोपिया की बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती। ये कंट्री है इरिट्रिया, तो इथोपिया को चारों ओर से घेर लिया, इसलिए इरिट्रिया की बाउंड्री नहीं लगती। इसके अलावा अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर और है, जो इसका नाम है डिजिबाउती या जिबूती। इस देश को हम कहते हैं जिबूती नाम से जानते हैं। ये अफ्रीकन कंट्री हैं, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंट्री जो इसकी बाउंड्री पर है लाल सागर की। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, जिबूती, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया। चलिए, तो इसके अलावा अगर कंट्रीज की बात करें तो अब आ गया एशिया का पार्ट। एशिया का पार्ट, एशियन कंट्रीज की अगर बात करें, एशियाई देशों की बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इजराइल। बहुत ही फेमस कंट्री है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है अब जिसने अपने पूरे कंट्री को वैक्सीनेट कर दिया है। इजराइल ने अपने सारी जनसंख्या को इंजेक्शन लगा दिया है, टीका लगा दिया है, वैक्सीन दे दी है। किसकी? कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन पकड़ा दी गई है, दे दी गई है। और वहाँ पर लॉकडाउन वाली कंडीशन ही, अब तो फंक्शन शादी वादी करने की परमिशन भी दे दी गई है, या फंक्शन कर सकते हैं, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजराइल ने वो कारनामा कर दिखाया। अब हमारी डिमांड होती कि भारत क्यों नहीं कर पा रहा, तो भारत की जनसंख्या और इजराइल की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ा गेम बन गई है इंडिया में। तो यहाँ पर आपका आ गया इजराइल लाल सागर की सीमा पर। इसके अलावा जॉर्डन, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन का बहुत ही छोटा सा पार्ट टच करता है यहाँ पर, इजराइल का भी छोटा सा पार्ट टच करता है। इजराइल, जॉर्डन, इसके अलावा सऊदी अरब, सऊदी अरब, और एक कंट्री है यमन। यमन, सऊदी अरब और यमन के बीच में आपस में दुश्मनी चल रही है। यमन के कुछ आतंकवादी हौती आतंकवादी या हौती आतंकवादी जो हैं वो सऊदी पर अटैक करते रहते हैं। तो अभी रिसेंट में इन्होंने सऊदी पर अटैक किया था, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, तो यमन का ये पार्ट, यमन, सऊदी अरब, इजराइल,
और जॉर्डन, ये जो कंट्री है ये बाउंड्री बना रहे हैं लाल सागर के साथ। ठीक है, तो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था यमन के आतंकवादियों ने, ये भी न्यूज़ में था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, यहीं बगल में, लाल सागर के बगल में हमारे पास एक और खाड़ी है। ये लाल सागर है, दिस इज रेड सी। इसी मैप से काम चलाएंगे, दूसरा मैप सामने दिखाई दे रहा है, ये लाल सागर है। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट सी की। ये आपका फारस की खाड़ी है, दिस इज पर्सियन गल्फ। ये जो वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी नेम पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, द पर्सियन गल्फ। तो यहाँ पर हमें देखना है कि फारस की खाड़ी की बाउंड्री पर कौन कौन से कंट्री हैं। ये आपका फारस की खाड़ी का इलाका आ गया, ये अच्छे से हमने मैप में किया था पहले। तो फारस की खाड़ी, द पर्सियन गल्फ, मैं याद दिलवा दूँ, आप लोगों की भूलने की आदत है। फारस की खाड़ी के किनारे पर यहाँ पर एक माउंटेन रेंज हमने पढ़ी थी इस एरिया में। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है ईरान में, बता दूं इसका नाम है जाग्रोस। अब याद आ गया होगा सबको जिन्होंने पहले क्लास कर रखी है। यहाँ जाग्रोस पर्वत है, फारस की खाड़ी के किनारे पर ईरान में एक पर्वत है, उसका नाम है जाग्रोस। ये भी याद रखना, फारस की खाड़ी के किनारे पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है ईरान में, दैट इज जाग्रोस। आगे बढ़ते हैं, फारस की खाड़ी पर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, देश कौन कौन से हैं जो इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो इन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, फारस की खाड़ी पर कौन कौन से कंट्री हैं, तो ये इम्पोर्टेंट देश है आपके यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। बहुत सारे देशों ने भारत को सहायता भेजी है। देश इम्पोर्टेंट है यूएई। इसके अलावा ये कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब ऑफ इमिराट्स। ये आपका यूएई कंट्री हो गया। द नेक्स्ट कंट्री, नाम नोट करते जाइए फटाफट, देशों के नाम नोट करते जाइए फटाफट। एक है कतर, दूसरा यूएई, दूसरा है कतर, दिस नेशन नेम कतर। कलर सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत है यहाँ पर। कतर, बहरीन, बहरीन, इसके अलावा सऊदी अरब, सऊदी अरब सबसे ज़्यादा सीमा लगती है इसकी। सऊदी अरब की सीमा याद रखिएगा, एक तरफ लाल सागर से है, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी से है। ठीक है, फारस की खाड़ी ऑयल रिच एरिया है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल है यहाँ पर। तो सऊदी अरब, इसके अलावा कुवैत, कुवैत यार, और इराक, इराक याद रखिएगा। यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, और एक कंट्री आ गया आपका ईरान। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है इसलिए कह रहे हो सर आसान है, आता है, लेकिन अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो याद नहीं आएगा। ये कंट्रीज आपको याद करने हैं। फारस की खाड़ी पर किनारे पर स्थित देश कौन से हैं। यार मैंने ये वाले सेक्शन को नहीं लिया बिकॉज ये ओमान की खाड़ी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पर। चलिए, ये कंट्रीज हैं आपके फारस की खाड़ी के किनारे पर जो स्थित है। फारस की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, फारस की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, द रिवर विच फ्लो इन द पर्सियन गल्फ। तो याद रखेंगे इसमें गिरने वाली नदी, दो नदियां आपस में मिलकर चलती हैं,
जो इसमें आकर गिर जाती हैं। उन नदियों का नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिनके बीच में मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया का मैदान, मेसोपोटामिया का मैदान। तो ये एंट्रीज हम कर चुके हैं। ये फारस की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पर वो देश जो फारस की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। तो आई होप सो आपने इन देशों का नाम याद कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। आफ्टर द क्लास इनको रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा एक और सागर है इम्पॉर्टेंट, इसका नाम है भूमध्य सागर। ये है आपका भूमध्य सागर, द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। मैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए इस मैप को जितना मर्जी बड़ा किया जा सकता है, ब्रॉडेस्ट, ताकि आपको ये दिखाई दे जाए भूमध्य सागर में कौन कौन से पार्ट हैं। तो एक चीज़ याद रखना, भूमध्य सागर में तो एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है भूमध्य सागर में। यहाँ पर पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है साइप्रस। साइप्रस, राजधानी निकोशिया। ये इसमें एक आइलैंड कंट्री है, साइप्रस निकोशिया, इट इज़ द कैपिटल। एक तो आइलैंड कंट्री है यहाँ पर साइप्रस, भूमध्य सागर में। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी आइलैंड नेशन, कौन सा द्वीपीय देश भूमध्य सागर में स्थित है, साइप्रस। लेकिन इसके अलावा अगर हम देशों की बात करें एशियन कंट्री की, तो यहाँ पर आपको एक कंट्री दिखाई दे रहा है, इस बाउंड्री, इस कंट्री की, इसका नाम है सीरिया। सीरिया काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, और सीरिया में यहाँ पर एक नदी आपको दिखाई दे रही है, दिस रिवर इज यूफ्रेटस। सीरिया में बहते हुए इराक में चली जाती है, ये नदी है यूफ्रेटस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाउंड्री, पहले बाउंड्रीज देख लेते हैं। सीरिया कंट्री है जो भूमध्य सागर की सीमा पर है। हम कर रहे हैं भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित देश। यहाँ पर है सीरिया। दूसरा कंट्री है आपका लेबनान, ये कंट्री है लेबनान। लेबनान, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक देश है इजराइल, भूमध्य सागर की सीमा पर एक और देश, इसका नाम है इजराइल। अगर इसका मैप बनाया जाए तो ये है आपका इजराइल कंट्री। ये आपका इजराइल है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड कंट्री है, ठीक है। तो ये आपका इजराइल है। लेकिन एक ऐसा इलाका भी है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। ये आपकी गाज़ा पट्टी है। ये जो मैंने इलाका मार्क किया है, इसे कहते हैं गाज़ा पट्टी। गाज़ा पट्टी, ये क्या था बेसिकली, यहाँ पर एक कंट्री था, इसका नाम था फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, ठीक है। तो फिलिस्तीन आजकल दो एरिया में सिमटा हुआ है। इस एरिया का नाम दिया जाता है वेस्ट बैंक, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। और यहाँ पर है आपका गाज़ा पट्टी। तो ये इलाका जो है वो फिलिस्तीन के कंट्रोल में है। कंट्री का नाम याद रखिएगा, फिलिस्तीन। यूएन के अंदर ये एक देश के रूप में तो नहीं है, लेकिन एक संस्था के रूप में शामिल है, फिलिस्तीन, ठीक, या पैलेस्टाइन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके दो पार्ट हैं, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक। कहा ये जाता है, माना ये जाता है कि ये जो पूरा इलाका था जो इजराइल ने आज घेर रखा है, ये पूरा इलाका जो है ये फिलिस्तीन देश हुआ करता था। लेकिन इस एरिया में लाकर ब्रिटेन ने यहूदियों को बिठा दिया।
यहूदियों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे यूरोप में, तो यहूदी आपस में इकट्ठे होना शुरू हुए कि हमें एक साथ, हमें अपनी ज़मीन चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। ठीक है, तो यहूदी धर्म की जो उत्पत्ति होती है, यहूदी धर्म की जो उत्पत्ति होती है वो माना जाता है जेरूसलेम से होती है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम, ठीक है, यहाँ से मानी जाती है कि इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर सारे यहूदी आकर इकट्ठे होने लगते हैं और एक कंट्री बन जाता है यहूदी देश। ये यहूदी देश जो है ये चारों ओर से घिरा हुआ है इस्लामिक कंट्री से, तो ये सारे कंट्री मिलकर इस पर अटैक भी करते हैं। लेकिन इजराइल एक पावरफुल कंट्री जिसको सपोर्ट मिला हुआ है अमेरिका का और यूरोप का, वो इस युद्धों में जीत जाता है, बहुत सारे वॉर में जीत जाता है और फिलिस्तीन की पूरी ज़मीन पर ये कब्जा कर लेता है। तो फिलिस्तीन के पास आजकल दो पार्ट बचे हुए हैं। एक हिस्सा जो भूमध्य सागर से सीमा बनाता है, दैट इज गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी। ये कंफ्यूज करने वाला पोर्शन है। कारण क्या है, एक इलाके का नाम है गाजा पट्टी, दूसरे का नाम है वेस्ट बैंक। इसका नाम क्या है, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। अब देखिए वेस्ट बैंक वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। अगर वेस्ट बैंक माने वेस्ट, तो वेस्ट तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसका नाम है वेस्ट बैंक। ठीक है, तो ये वेस्ट बैंक की बाउंड्री नहीं लगती आपकी भूमध्य सागर से। दो इलाके हैं, गाजा पट्टी की सीमा लगती है, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ये भूमध्य सागर के वो कंट्री हैं जो एशिया में है, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन का पार्ट गाजा स्ट्रिप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये एक और इलाका कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील, वर्ल्ड बिगेस्ट लेक। ये है एंट्री कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर में दो नदियां अपना पानी गिराती हैं। कैस्पियन सागर में दो नदियां अपना पानी गिराती हैं, टू रिवर फ्लो इट्स वाटर। एक नदी का नाम है वोल्गा, कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी का नाम है वोल्गा, क्लियर। और दूसरी नदी का नाम है यूराल, दूसरी नदी का नाम है यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला से निकल कर आती है और एक नदी है वोल्गा। तो पहले तो दो नदियां हो गई। अब इसके किनारे पर कौन कौन से देश हैं, द कंट्रीज ऑन द बाउंड्री, कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश, ये भी पूछा जाता है। इसमें आता है कजाकिस्तान, इसमें आता है कजाकिस्तान, एक कंट्री है कजाकिस्तान। दूसरा देश तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और काफ़ी बड़ा पोर्शन जो लगता है वो है रूस का, रशिया का। और एक कंट्री है अजरबैजान, अजरबैजान। और दक्षिण में एक देश है ईरान, दक्षिण में एक देश है ईरान, क्लियर। ये आपका जो सी मैं बना रहा हूं इसका नाम है ब्लैक सी, ब्लैक सी है ये, ठीक। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान। नोट कर लीजिए इन कंट्रीज को, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया। These are the countries on the boundary of Caspian Sea, दुनिया की सबसे बड़ी झील, क्लियर। और यहाँ पर हमने एक पर्वत श्रृंखला की थी, यहीं पर हमने एक पर्वत श्रृंखला की थी जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। एक माउंटेन रेंज मैंने बताई थी आपको, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। दिस माउंटेन रेंज नेम काकेशस,
जो बाउंड्री बनाती है एशिया यूरोप के बीच में। काकेशस पर्वत श्रृंखला काफ़ी बड़ा एरिया है ये, ठीक। इसकी ऊंची चोटी का नाम था एल्ब्रूस, इसकी ऊंची चोटी का नाम था एल्ब्रूस। अब यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ कि अजरबैजान भी इसमें काकेशस में शामिल है, और यहाँ पर अजरबैजान की राजधानी कैस्पियन सागर के नियर बाय है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ये भी कैस्पियन सी के मुहाने पर है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कैस्पियन सी। माउंटेन रेंजेस हम कर चुके हैं, पर इतना क्लोज मैप ये देखने वाली बात थी। दो नदियाँ वोल्गा और यूराल, क्लियर। तो इसके लिए एक आप ट्रिक याद कर सकते हैं, कैस्पियन सी में गिरने की बाउंड्री पर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो उसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, उसको कहते हैं तारीख। ये एक एक कंट्री के वर्ड्स को उठाया गया है, तारीख। तारीख याद रखिएगा, कैस्पियन सागर में गिरने वाले देशों की एक शॉर्ट ट्रिक, तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। ये बन गया आपका शॉर्ट ट्रिक, तारीख, ठीक। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक से भी इसको याद किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई जा सकती। अब आते हैं एक और एंट्री की ओर, इसका नाम है डेड सी। इसमें आपको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे हम लोग। चलिए, ये है आपका डेड सी पोर्शन। ये आपका डेड सी। तो पहले डेड सी के चारों ओर कौन कौन से देश हैं वो देख लीजिए। डेड सी की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है। तो डेड सी की बाउंड्री की अगर बात करें तो एक तरफ आपको पूर्व में दिखाई दे रहा है जॉर्डन। डेड सी के पूर्व में है जॉर्डन, पूर्व दिशा में आता है आपका जॉर्डन, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको इजराइल और वेस्ट बैंक नजर आएंगे पश्चिम में। तो वेस्ट बैंक जो नाम है ये कहा जा सकता है इस डेड सी की वजह से है। यहाँ पर आपका है वेस्ट बैंक, ये एंट्री है वेस्ट बैंक, और ये देश है इजराइल। तो बेसिकली डेड सी से 3 देशों की कह सकते हैं बाउंड्री लगती है। हालांकि फिलिस्तीन को कंट्री नहीं माना जाता, लेकिन हम कह सकते हैं 3 इलाके हैं। एक है आपका जॉर्डन, दूसरा इजराइल और तीसरा वेस्ट बैंक। ये डेड सी है, ठीक है। और यहाँ पर एक नदी डेड सी में आके गिरती है, एक नदी डेड सी में आकर गिरती है, उस नदी का नाम है जॉर्डन नदी। याद रखेंगे, डेड सी में जो पानी आता है, डेड सी में जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो जॉर्डन नदी के कारण हो रहा है। जॉर्डन देश, उसी के नाम पर एक नदी है, याद रखेंगे जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी, इसका पानी जो है वो मृत सागर में आता है। इसका पानी जो है मृत सागर में आता है। डेड सी काफी निचला एरिया है, ठीक है। पृथ्वी पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा निचला एरिया जो है वो डेड सी है। मतलब समुद्र की तली से भी 430 मीटर के करीब नीचे है ये। तो समुद्र से काफी निचला इलाका है, काफी गहरा इलाका है डेड सी। डेड सी का जो निर्माण हुआ है, ये याद रखना, यहाँ पर डेड सी का जो निर्माण हुआ है, ये आपका डेड सी है, इसका जो निर्माण हुआ है वो जॉर्डन भ्रंश घाटी के कारण हुआ है। जॉर्डन भ्रंश घाटी के कारण हुआ है, जॉर्डन रिफ्ट वैली। जैसे आपने अफ्रीका में देखा था, मैंने आपको अफ्रीका में पढ़ाया भी था ये बात, कि अफ्रीका में एक पाई जाती है स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। जस्ट वेट, होल्ड ऑन, यस। अफ्रीका में यहाँ पर महान भ्रंश घाटी पाई जाती है अफ्रीका की।
ये लाल सागर होते हुए एशिया में एंटर कर जाती है, लाल सागर होते हुए एशिया में एंटर कर जाती है। और यहाँ वाली रिफ्ट वैली का नाम है जॉर्डन भ्रंश घाटी, ठीक है, जॉर्डन रिफ्ट वैली। तो डेड सी का जो फॉर्मेशन निर्माण हुआ है वो जॉर्डन भ्रंश घाटी के कारण हुआ है। और जॉर्डन भ्रंश घाटी जो है अफ्रीकन भ्रंश घाटी का ही विस्तार है। क्लियर? याद रखेंगे, जॉर्डन भ्रंश घाटी जब जमीन के दो टुकड़े एक दूसरे से दूर जाते हैं, जमीन के दो टुकड़े एक दूसरे से दूर जाते हैं तो भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। ये मेरी अफ्रीका वाली क्लास में जाकर आप रिवाइज कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया था मैंने कि भ्रंश घाटियाँ कैसे बनती हैं। जॉर्डन नदी इसका एकमात्र सोर्स है। तो पानी की इनकमिंग, पानी आ कहाँ से रहा है? जॉर्डन नदी से। क्लियर? ये डेड सी है। अब डेड सी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेड सी एक खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर साल्ट की मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहा जाता है कि इस झील में, डेड सी एक झील है, सी लिखा हुआ है लेकिन है वो झील। डेड सी में कोई डूबता नहीं है, इसमें आप तैरते रहेंगे, ठीक है। तो खारे पानी की बहुत बड़ी झील है। तो इसमें जो लवणता है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ अराउंड, इसकी सैलिनिटी जो है दैट इज़ अराउंड 342 ग्राम, या इसको इस तरह से नापते हैं 342 ग्राम पर लीटर, ठीक है। सैलिनिटी, लवणता की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। क्लियर? हालांकि दुनिया की सबसे खारी झील है लेक वॉन। लेक वॉन दुनिया की सबसे खारी झील है। उसके बाद नंबर आता है डेड सी का। अब देखिए डेड सी, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है इस तरह से, ये है आपका लाल सागर। ये एंट्री कौन सी है? लाल सागर, ठीक। तो डेड सी और लाल सागर के बीच में यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि डेड सी और लाल सागर को कनेक्ट किया जा सके और पानी को लाया जा सके, एक्स्ट्रा वाटर को लाया जा सके इस एरिया में, ठीक है। दिस इज द मेन पाइपलाइन, ये बिछाई जा रही है एक कैनाल्स के थ्रू। अब ये प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट है, अभी बना नहीं है, तो न्यूज़ में आ जाएगा थोड़े दिन में, आपको ये न्यूज़ में मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, बाकी चीज़ें, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो न्यूज़ में आपको मिल जाएगी। इट्स अ प्रपोज प्रोजेक्ट। चलिए बच्चा पार्टी, तो ये था आपका एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में मेन फीचर्स जो हमने आज तक किए। दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज जो एशिया के अंदर हमने पढ़ा। और ये डेड सी के बारे में डिटेल, डेड सी या इसे कहते हैं सी ऑफ सॉल्ट। दैट्स ऑल फिर टुडे, आज के लिए बहुत है इतना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, एशिया का एडजॉइनिंग, एशिया का पड़ोसी यूरोप। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।